Dear students, I heartily welcome you on my YouTube channel Asan Science. Today's topic is किडनी, जिसे हिंदी में बोलते हैं वृक्क, और नेफ्रॉन, जिसे हिंदी में बोलते हैं वृक्काणु नलिका। क्या बोलते हैं? वृक्काणु नलिका। सबसे पहले बात कर लेते हैं किडनी या वृक्क या गुर्दे के बारे में कि क्या होता है किडनी, इसका क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। जिस तरह से हम लोगों ने इससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि किस तरह से खून हमारे दिल से पंप होकर शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचाया जाता है, और हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज हमारे फेफड़े के एल्वियोलाई या कुपिका के अंदर होता है। जिस तरह से ऑक्सीजनित रुधिर को शुद्ध रुधिर बोलते थे और विऑक्सीजनित रुधिर को अशुद्ध रुधिर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते थे, लेकिन आज हम लोग किडनी या गुर्दे के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। देखो, जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन किसके ज़रिए पहुंचता है? एल्वियोलाई तक जब ब्लड पहुंचता है तो वहां से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके एल्वियोलाई से फिर बाहर एक्सपीरेशन के दौरान सांस के जरिए निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कि हमारे ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनी पदार्थ है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इन सभी का निष्कासन हम श्वसन के जरिए नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसके निष्कासन के लिए हमारे बॉडी में एक अलग अंग है जिसे बोलते हैं किडनी या वृक्क या गुर्दा। किडनी या वृक्क का काम होता है हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से नाइट्रोजनी पदार्थ को, नाइट्रोजनी विषाक्त पदार्थ और हानिकारक पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए यूजलेस ही नहीं, बेकार ही नहीं, बल्कि बहुत खतरनाक होता है, उसको ब्लड से छान के मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकालना। अब पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। किडनी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है। किडनी हमारे शरीर के अंदर किस तरह का होता है? इसका आकार, किडनी का आकार होता है जैसे आप लोग राजमा देखे होंगे या सीम का बीज देखे होंगे, सेम के बीज के आकार का या राजमे के बीज के आकार का होता है हमारी किडनी का आकार या स्ट्रक्चर। किडनी के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो एक किडनी है इसमें दो हिस्सा होता है, एक बाहर जो उठा हुआ हिस्सा है और एक अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा होता है। जो धंसा हुआ हिस्सा है इसे हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। इसी हाइलम के अंदर क्या किया जाता है? वृक्क धमनी और वृक्क शिरा इसी हाइलम के जरिए अंदर प्रवेश करता है। फिर इस हाइलम के बाद यहाँ से आता है यूरेटर। यूरेटर में क्या होता है? यहाँ से नेफ्रॉन से छनने के बाद जो विषाक्त पदार्थ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा जल है, इसी मूत्रवाहिनी के जरिए मूत्राशय या ब्लैडर में स्टोर होते हैं और टाइम टाइम पे अर्ज होने पे हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक किडनी के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दो किडनी है। एक जोड़ी किडनी में जो दाहिने तरफ का किडनी है वो थोड़ा नीचे झुका रहता है और बाएं तरफ का किडनी थोड़ा ऊपर रहता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो दाहिने तरफ है हमारे शरीर के, जो एब्डोमेन में दाहिने तरफ लीवर होता है, जिगर होता है, जिगर दाहिने तरफ मौजूद होता है, इधर से चल के इधर आता है, लंबा होता है थोड़ा, 1.5 किलो का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। तो दाहिने तरफ लीवर का ज़्यादातर पोर्शन है, इसीलिए दाहिने तरफ की किडनी थोड़ा नीचे होती है। बाएं तरफ लीवर का कुछ ही हिस्सा आता है, इसलिए बाएं तरफ की किडनी थोड़ा ऊपर उपस्थित होता है। नेचुरली ऐसा होता है, हर इंसान के बॉडी में दाहिने तरफ की किडनी थोड़ा नीचे, बाएं तरफ की किडनी थोड़ा ऊपर होता है। रीज़न यही है क्योंकि दाहिने तरफ क्या होता है? लीवर या कलेजी होता है, जिसे जिगर बोलते हैं। अब किडनी के अंदर एक हिस्सा होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। जो किडनी का सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और जो अंदरूनी हिस्सा है उसे बोलते हैं मेडुला। बाहरी हिस्से को कॉर्टेक्स, अंदरूनी हिस्से को मेडुला। जो कॉर्टेक्स है उसे हिंदी में बोलते हैं प्रांतस्थ भाग, और जो मेडुला होता है उसे बोलते हैं अंतस्थ भाग। हिंदी में ऐसे भी अंतस्थ यानी अंदर की तरफ, प्रांतस्थ यानी प्रांत बाहरी की तरफ। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, अंदर भाग को मेडुला, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतस्थ भाग। अब हमारे किडनी के अंदर जिस तरह से फेफड़े के अंदर उसकी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या था? कुपिका। प्रत्येक फेफड़े के अंदर तकरीबन 300 मिलियन कुपिका पाई जाती है। अप्रोक्स 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट इन ईच लंग। लेकिन उसी तरह से हमारे किडनी के अंदर भी तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब बात आती है कि नेफ्रॉन क्या है। एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एक नेफ्रॉन बना, इस तरह का कुछ रचना होता है नेफ्रॉन का।
तो किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर। तो दोनों किडनी मिला कितने लाख नेफ्रॉन हो गए? 20 लाख। जिस तरह से फेफड़े की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कुपिका कहते हैं, उसी तरह से किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। उसे हिंदी में बोलते हैं विरिक्काणु नलिका। क्या बोलते हैं? विरिक्काणु नलिका बोलते हैं। इसकी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों है? जिस तरह से मकान की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को आप क्या बोल सकते हो? ईंट बोल सकते हो, क्योंकि ईंट से मिलके ही मकान बना है। जिस तरह से शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को आप कोशिका बोलते हो, क्योंकि कोशिका से ही मिलके हमारा बॉडी बना हुआ है। उसी तरह से किडनी जो दिख रहा है ना, सेम के बीज के आकार का, राजमे के बीज के आकार का, बेसिकली ये किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या है? एक तरह का छन्ना है। छन्ना समझते हो ना? जिस तरह से आटे छानने के लिए छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनी पदार्थ को छानने के लिए, नाइट्रोजनी पदार्थ को बाहर करने के लिए हमारे किडनी में 10 लाख छानने की इकाई या चन्नी पाए जाते हैं। कितने लाख? 10 लाख क्या पाए जाते हैं? चन्नी। चन्नी मतलब छानने का कुछ यूनिट है, उसके बारे में डिटेल से भी देखेंगे। जिस तरह से आटा छानने के लिए चन्नी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बॉडी में नाइट्रोजनी पदार्थ को छानने के लिए नेफ्रॉन होते हैं। इसी नेफ्रॉन के जरिए हमारे ब्लड से नाइट्रोजनी पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? नेफ्रॉन से जैसे ही सारे नाइट्रोजनी पदार्थ छन जाएगा, अब मान लो यहाँ पे ब्लड आया, ये जो दिख रहा है ना पतला पतला ऐसा, ये कुछ फूल नहीं बनाया है, बल्कि ये खून की नली है। उतना डिटेल से नहीं दिखा पाए हैं। ये खून की नली है जो यहाँ पे आई है, इस नेफ्रॉन को सप्लाई करती है। अब इस खून की नली से मान लो यहाँ से फिर खून की नली आई, फिर इधर गया। अब इस खून की नली से नाइट्रोजनी पदार्थ छन के यहाँ आ जाएगा, फिर इस नली से यहाँ आ जाएगा मूत्रवाहिनी में। ऐसे ऐसे 10 लाख एकदम पाइप की तरह बना होता है। अब सारा छन के कहाँ आ जाएगा? मूत्रवाहिनी में। फिर मूत्रवाहिनी से ब्लैडर में जमा होगा, फिर ब्लैडर से टाइम टू टाइम अर्ज पड़ने पे बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस विरिक की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन का आकार कैसा होता है, उस नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से हम लोग देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सिंगल नेफ्रॉन का हम फिगर बनाया है। ऐसा ऐसा कितना नेफ्रॉन हमारे किडनी में है? 10 लाख। ऐसा ऐसा 10 लाख नलिका पाई जाती है। इसी को ही बोलते हैं विरिक्काणु नलिका। क्या बोलते हैं? विरिक्काणु नलिका। अब इसको जब बड़ा करके देखें, माइक्रोस्कोप से देखें, क्या क्या है विरिक्काणु नलिका के अंदर, ऐसा क्या चीज है कि ये ब्लड को छान देता है, नाइट्रोजनी पदार्थ को छान के शरीर से बाहर कर देता है। इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। नेफ्रॉन है, एक कुंडली के आकार रचना है, नली के आकार रचना है, ऐसा लगता है कि पाइप बिछा हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हो, इधर से शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? तो नेफ्रॉन के अंदर जो है ना, एक कप के आकार का रचना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बोमेन संपुट या बोमेन्स कैप्सूल। ये बिल्कुल कप के तरह स्ट्रक्चर लग रहा है देखने में, इसको क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। उसके बाद यहाँ पे आता है अधिरोही अवरोही चाप। क्या बोलते हैं इसे? अवरोही चाप। और ये रहा आपका अधिरोही चाप। अवरोही चाप और अधिरोही चाप, इसे बोलते हैं हेनले का चाप। चाप मतलब होता है एक लूप, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, मुड़ा हुआ रचना। एक है अवरोही चाप, एक है अधिरोही चाप और एक है हेनले का चाप या लूप ऑफ हेनले भी इसे बोलते हैं। उसके बाद यहाँ आता है संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका को इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि ऐसा डक्ट, ऐसा नली या ऐसा पाइप जो कि कलेक्ट करता हो, इकट्ठा करता हो यहाँ के सारे नाइट्रोजनी पदार्थ को या एक्स्ट्रा वाटर को, या जो भी इसके साथ निकल रहा है उसको इकट्ठा करने का काम करता है, इसलिए इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बाद आता है सामान्य संग्राहक नलिका, यानी कि कॉमन कलेक्टिंग। लगता है कि पेड़ पौधा है, ये पेड़ पौधा नहीं है, बल्कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक बना है ना, ऐसा इधर से और आता है, इसमें जुड़ जाता है, ऐसा इधर से आया, यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया। इस हर यहाँ जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट लग रहा है, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर आके जुड़ रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं सामान्य संग्राहक नलिका। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत बड़ी सड़क है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे गली आके मिल रही है, कहेंगे ये एक संग्राहक नलिका है, इस गली से आ रही है, इस गली से आ रही है। एक जो मेन चौराहे पे मिलेगा, कहेंगे सामान्य संग्राहक नलिका। वो सामान्य हो गया सबके लिए, लेकिन अलग अलग आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे ये संग्राहक नलिका है, एक नेफ्रॉन का बात यहाँ पे चल रहा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये एक ऐसा नली, एक और नेफ्रॉन का आ रहा है, यहाँ पे और नेफ्रॉन मिल रहा है, सबका मिल रहा है यहाँ पे ये पार्ट, इसीलिए इसे बोलते हैं सामान्य संग्राहक नलिका
कॉमन कलेक्टिंग डक्ट यानी कि कलेक्ट करता है ये। अब बात कर लेते हैं इस ग्लोमेरुलस क्या होता है। देखो ग्लोमेरुलस क्या होता है, जो हमारे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के जो बोमेन संपुट है यानी कि कप के आकार का जो रचना है, उस रचने में बहुत पतली पतली खून की नली जाती है। उस खून की नली को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। बिल्कुल गुच्छे के तरह का होता है, सकता है धागा ऊन का गुच्छा होता है, गुल्ला जिसे हम लोग शूटर बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे बिल्कुल गुच्छे में होता है खून की पतली पतली नली का, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ध्यान से समझना, एक पार्टिकुलर नेफ्रॉन है, यहाँ से खून की नली आती है, इसका नाम होता है अभिवाही धमनिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं, अफरेंट आर्टेरियोल। जो अभिवाही धमनिका होता है ये थोड़ा मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। और यहाँ ये इधरे नहीं निकल गया, वो दिखाने के लिए वहाँ पे दिए हैं, ये खून की नली इधर आती है, इधर आती है, पूरा इस तरह से एकदम घुमा रहता है पूरे नेफ्रॉन में। दिखाने के लिए हम यहीं पे नली को काट दिए हैं, पूरे नेफ्रॉन में घुमा रहता है एकदम खून की नली। अब यहाँ पे क्या है, अभिवाही धमनिका है, मोटा है थोड़ा खून की नली, इसका व्यास ज़्यादा होता है, यानी मोटका पाइप है। क्या है ये, मोटका पाइप से खून गया और यहाँ पतरका पाइप से निकल रहा है। किस पाइप से निकल रहा है, पतरका पाइप से निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रेशर यहाँ पे जितना दे रहे हैं इधर उतना ही प्रेशर रहेगा, नहीं रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, इधर मोटका पाइप उधर पतरका पाइप, यहाँ से प्रेशर खूब मार रहे हैं, आगे पतरका होते इधर और प्रेशर बढ़ जाएगा ना। प्रेशर बढ़ने से क्या फायदा होगा, यहाँ पे छन जाएगा सारा। क्या छन जाएगा, खून के अंदर जितने भी नाइट्रोजनी पदार्थ हैं वो छनने का काम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे और थोड़ा डिटेल से बनाए उसको, ये मोटका पाइप, ये पतरका पाइप, यहाँ से खून आएगा इसमें। अब यहाँ देखते हो छोटा छोटा छिद्र होता है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ऐसी झिल्ली यहाँ पे लगी होती है कि कुछ पदार्थ को यहाँ से इधर जाने देता है। अमोनिया है, यूरिया है, ग्लूकोज है, यहाँ से कुछ पदार्थ निकल के इधर आ जाएंगे। प्रेशर ज़्यादा हो रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छानना, छानने की इकाई है। प्रथम छानने की इकाई को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, क्योंकि सबसे पहले खून से नाइट्रोजनी पदार्थ के छानने का प्रोसेस यहीं पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि अभिवाही धमनिका का व्यास ज़्यादा होता है, अपवाही धमनिका से इधर व्यास ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर से खून आता है, प्रेशर और बढ़ जाता है क्योंकि इधर मोटाई कम होती है, जिसके वजह से यहाँ छनने का काम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, छन तो गया, मान लो यहाँ से ग्लूकोज आ गया, अमोनिया आ गया, यूरिया नाइट्रोजन सब आ रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, मान लो ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में पानी कम पीते हैं कि ज़्यादा, ठीक है। मान लो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में पानी हम लोग ज़्यादा पीते हैं क्योंकि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। अब ज़्यादा जब पानी पी लिए, क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी किडनी के अंदर छनने का काम करता है। लेकिन अब यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी छान के बाहर भेजने लगता है किडनी। फिर कहता है बापू देख लो, इतना पानी बाहर भेजेगा ना, पानी कमी हो जाएगा। कहता है अच्छा ठीक है, कमी हो जाएगा तो उसको पूरा करते हैं। फिर यहाँ पे क्या करता है, देखो रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्प्शन का, ठीक है। फिर से चूस लेते हैं पानी, यहाँ आता है ये जो अपवाही धमनिका है, फिर से पानी को चूस लेगा, ग्लूकोज को ले लेगा। इसीलिए होते हैं ना, मूत्र बनने के 3 प्रोसेस है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा एक्सक्रीशन। यानी कि 3 प्रोसेस से मूत्र या पेशाब बनते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है सबसे पहले नेफ्रॉन के बोमेन संपुट में अभिवाही धमनिका से जो खून आती है उसमें जो भी चीज़ मौजूद है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, सब चीज़ यहाँ पे आया। यहाँ पे जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो इधर से अमोनिया निकल गया, यूरिया निकल गया, यूरिक एसिड निकल गया, कुछ ग्लूकोज निकल जाते हैं, कुछ जल निकल जाते हैं। लेकिन जल निकलने के बाद फिर यहाँ पे जल की अगर ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ तक आने के बाद अब पता करना होता है बॉडी को, गर्मी का मौसम है, पानी कम है, ऐसा करो पेशाब के जरिए पानी को कम निकालो और पानी को बचा के रखो ताकि बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। इसीलिए गर्मी में क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन नहीं, कंसंट्रेटेड यूरिन निकलता है, जबकि ठंडी के दिन में डाइल्यूट यूरिन निकलता है क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट उतना है नहीं, पानी की उतनी ज़रूरत है नहीं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पास आउट करता है। तो बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से निर्भर करता है कितना पानी फिर से यहाँ पे चूसना। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है फिर से शोषण करना, फिर से पानी को चूसना, फिर से आवश्यक पदार्थ को लेना। तीसरा है एक्सक्रीशन। कभी कभी क्या होता है, अब
इस नेफ्रॉन के अंदर भी तो कुछ उत्सर्जित पदार्थ हैं, उस उत्सर्जित पदार्थ को फिर से इस नली में बाहर कर देगा। फिर इस नली में बाहर क्या, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इसमें मूत्रवाहिनी में। कहाँ आता है ये आता है मूत्रवाहिनी में, फिर मूत्रवाहिनी से ब्लैडर में, फिर ब्लैडर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट मूत्रवाहिनी में जाके मिलती है, फिर वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप किडनी और नेफ्रॉन के बारे में सही जानकारी प्राप्त किए होंगे। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।